वो इंसान जिसने कभी इंडियन आर्मी में जॉब की हो, वो इंसान जिसने कभी इंडिया को स्पोर्ट्स लेवल पर कई मेडल्स ला के दिए हों, यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि उस इंसान को पकड़ने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। कहा जाता है उसके बारे में कि जब वह दौड़ता था तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। जब वह अपने कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाता था, तो कभी उसका निशाना नहीं चूका है। इस तरीके की बातें जब हम उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें सुनने को मिलती है। कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से आईपीएस, आईएएस, नेता, डॉक्टर, वकील बनकर नहीं आता है। हर एक इंसान का जन्म एक साधारण व्यक्ति के रूप में होता है। उसे जन्म के बाद डिसाइड करना होता है कि आखिर उसे किस फील्ड में जाना होता है, चाहे उसका जन्म कितने ही अमीर परिवार में क्यों ना हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखें क्रिमिनल्स के बारे में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर क्राइम की दुनिया में जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हालात मजबूर कर देते हैं क्राइम की दुनिया में जाने के लिए। आज मैं जो स्टोरी आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे ही पर्सन की है। तो राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड द पीपल्स में। और मैं हूँ आपके साथ अतुल मीना, लेके एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। चंबल के बीहड़ की जब भी बात आती है तो कई खूंखार डाकुओं की तस्वीर हमारे सामने घूमने लगती है, और उसी में से एक हमारे सामने आती है कुख्यात डाकू पान सिंह तोमर। वो पान सिंह तोमर जिसका नाम पूरे चंबल में गूंजता था। उसके नाम से अपराधियों के अंदर भी डर का भाव पैदा होने लगा। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है मुरैना, और मुरैना जिले से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है विडोसा। विडोसा वही गांव जहां पर 1 जनवरी 1932 को जन्म होता है एक बालक का। साधारण से परिवार में जन्मे इस बालक का नाम पान सिंह रखा जाता है। क्योंकि यह परिवार राजपूत समाज से संबंधित होता है, इसीलिए परिवार वाले प्यार से पान सिंह तोमर को पान सिंह तोमर कहकर बुलाते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अच्छा, क्या होता है कि इस गांव की एक खासियत होती है कि इस गांव से हर एक इंसान, एक घर से एक व्यक्ति फौज में होता है। और यही वजह रहती है कि पान सिंह भी बचपन में अपनी नन्ही आंखों में फौज की वर्दी पहनने का सपना सजाते हैं। परिवार से साफ कह दिया था कि अगर नौकरी करूंगा तो केवल इंडियन आर्मी की करूंगा, वरना कुछ और करना मुझे पसंद नहीं है। जवानी की दहलीज पर आते आते पान सिंह तोमर ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहाना स्टार्ट कर दिया था। जब लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं तब वह कई किलोमीटर नाप कर वापस आ जाते थे। और यही वजह रही कि कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आया जब इंडियन आर्मी में वैकेंसी आई। पान सिंह तोमर के द्वारा अप्लाई किया गया, और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पान सिंह तोमर का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। यहाँ से उनका सपना पूरा हो चुका था, परिवार भी बेहद खुश था, और समय आगे बढ़ता है। पान सिंह तोमर अपने ग्रुप में काफ़ी चर्चित रहते थे क्योंकि उनकी हाइट जो 6 फीट की हाइट थी, और वह सबसे ज़्यादा तेज दौड़ते थे। जब भी उनकी दौड़ होती थी तो वह फर्स्ट आते थे। पहली पोस्टिंग उनको उत्तराखंड के रुड़की जिले में मिली थी, जहाँ पर वह सेना में सूबेदार बने थे। और वहाँ पर धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो जब भी वह दौड़ते थे अपने ग्रुप के लोगों के साथ, तो उनके जो ऑफिसर्स रहते थे उनकी नज़र हमेशा उन पर टिकी रहती थी, क्योंकि वह हमेशा फर्स्ट आते थे। और यही कारण रहा कि ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि पान सिंह तोमर को नेशनल गेम्स की तरफ ले जाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये तैयारी स्टार्ट की, पान सिंह तोमर को ट्रेन किया नेशनल गेम्स के लिए। 1950 से 1960 के बीच में 7 बार पान सिंह तोमर ने इंडिया को नेशनल स्टीपल चेज चैंपियन बनाया था। 1952 में पान सिंह तोमर के द्वारा इंडिया को लीड किया गया एशियन गेम्स में, और 3000 मीटर की दौड़ को मात्र 9 मिनट 2 सेकंड में पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ने के लिए अन्य एथलीट को 15 साल लग गए थे। 15 साल बाद कहीं ना कहीं पान सिंह तोमर का जो रिकॉर्ड बनाया गया था उसे तोड़ा गया था। 1972 तक पान सिंह तोमर ने अपनी छवि इंडियन आर्मी में काफ़ी अच्छी बना ली, और उसके बाद उन्होंने 1972 में
आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद वह अपने गांव बिडौसा वापस आ जाते हैं और उसी गांव की मिट्टी में बस जाते हैं, वहीं पर खेतीबाड़ी करने लगते हैं। लेकिन पान सिंह तोमर की तकदीर में कुछ और लिखा था। गांव की मिट्टी अब लाल होने वाली थी, गांव में अब खून की होली खेली जाने वाली थी। अब तक पान सिंह तोमर इस बात से अनजान थे, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उनकी जो इंडियन आर्मी की जॉब है वो उसकी छवि भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आज उन्हें इंडियन आर्मी और स्पोर्ट्स के कारण जाना जाता था, लेकिन अब उन्हें एक डाकू के नाम से जाना जाएगा। अब तक वह इस बात से अनजान थे। पान सिंह तोमर के कंधे पर अब मेडल्स की जगह 2 नाली बंदूक आने वाली थी और अब उनको कुछ अलग तरीके से जीवन यापन करना पड़ना था, लेकिन अभी तक वह इस बात से अनजान थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब पान सिंह तोमर अपने गांव में रह रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो पैतृक जमीन होती है उस पर उनके ही परिवार के सदस्यों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जब वह इस मामले को लेकर अधिकारियों से मिलते हैं, उन्हें इस मामले के बारे में बताते हैं, अपने फौजी होने की दुहाई देते हैं, स्पोर्ट्स में जीते गए अपने मेडल्स दिखाते हैं, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता है और पान सिंह तोमर की हर तरीके से जो है प्रयास असफल रहते हैं। और यही वजह रहती है कि पान सिंह तोमर बहुत परेशान हो चुके होते हैं। ज़मीन हर कोशिश करने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पा रही होती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानते हैं और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जाते हैं। जब वह कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तब भी उन्हें सारे पेपर्स दिखाने के बाद भी वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि चंबल एक ऐसा इलाका था जहाँ पर डाकुओं का नाम चलता था। पान सिंह तोमर ने हर कोशिश कर ली थी, परेशान थे, लेकिन फिर भी उनको ज़मीन नहीं मिल पाई थी। एक बार वह इसी सिलसिले में किसी अधिकारी से मिलने के लिए शहर गए हुए थे, तब इस बात का फ़ायदा उठाकर उनके परिवार के सदस्य यानी कि बब्बू सिंह ने उसके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी माँ के साथ मारपीट की गई। जब वह वहाँ से वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माँ को रोता हुआ देखा। रोने का कारण पूछा तो पूछने के बाद पान सिंह तोमर का खून खौल उठा, क्योंकि इंसान कोई भी दर्द महसूस कर सकता है, कोई भी दर्द सह सकता है, लेकिन अपने परिवार के ऊपर जब दर्द या फिर समस्या आती है तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक अनुशासित फौजी का कानून से भरोसा उठ चुका था, बदले की आग में वह जलने लगा था। जिसने कभी देश के लिए पसीना बहा था, आज उसकी आंखों में बदला साफ दिखाई दे रहा था। पान सिंह तोमर की माँ के आंसू उनकी सीने में धड़कने लगे थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वह इस बात का बदला नहीं ले लेते हैं तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं। और इसी बात को देखते हुए वह अपने भतीजे बलवंत के साथ पान सिंह तोमर निकल जाते हैं खेतों की तरफ। वह अपना पहला शिकार बब्बू सिंह को बनाते हैं, जिसने उनकी माँ के साथ मारपीट की होती है। और बब्बू सिंह जब उन्हें आते हुए देखता है तो वह भागने लगता है, क्योंकि उसे अंदेशा हो जाता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को दौड़ में कोई हरा नहीं सकता है, वो उस इंसान से तेज भाग सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ के बाद पान सिंह तोमर उसको पकड़ लेते हैं और गोलियों की बौछार कर उसे वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसी तरीके से अब पान सिंह तोमर डाकू बन चुके थे। गांव में जाने के सारे रास्ते उनके लिए बंद हो चुके थे। यही कारण था कि वह अपने भतीजे बलवंत के साथ बीघड़ चले जाते हैं, जो कि उनकी आखिरी सांस तक उनका घर बना रहता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब पान सिंह तोमर डाकू बन चुके थे। अब उनका मकसद सिर्फ इतना था कि उनके परिवार के साथ जिसके द्वारा जालसाजी की गई थी उससे बदला लेना। अब क्या होता है, समय से बीतता गया। उन्होंने फिर एक किडनैपिंग शुरू करी और एक इंसान को किडनैप किया, जिससे उन्होंने 75,000 रुपए की फिरौती ली, उससे हथियार खरीदे और 29 लोगों की गैंग बना डाली। वो गैंग जिसके नाम से पूरा चंबल कांपने लगा था। समय आगे बढ़ता गया और पान सिंह तोमर की नाम पूरे चंबल में गूंजने लगा था। अब क्या होता है कि पान सिंह तोमर अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार देते हैं जिन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया था। पान सिंह तोमर का नाम पूरे इलाके में गूंजने लगता है। फिर क्या होता है, जब सरकार के कानों में इसकी भनक पड़ती है, सरकार उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी करती है। लेकिन क्या होता है कि पान सिंह तोमर को फौज की ट्रेनिंग ने इतना शातिर बना दिया था कि उनको हरा पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस से उनकी कई बार मुठभेड़ होती है, लेकिन हर बार पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। लेकिन
1981 में एक बार फिर से पुलिस और पान सिंह तोमर के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें पान सिंह तोमर का भाई माताधीन मारा जाता है और इसका बदला लेने के लिए पान सिंह तोमर ने गुर्जर समुदाय के 6 लोगों की हत्या कर दी, क्योंकि गुर्जर समुदाय ने कहीं ना कहीं पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि पान सिंह तोमर आखिर कहाँ जाने वाले हैं, और यही वजह रही कि पुलिस ने उनको घेराबंदी करके हमला कर दिया। और ये जो घटना के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में हलचल मच चुकी थी, सरकार पर दबाव पड़ने लगता। इसी कारण से सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा पान सिंह तोमर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन पान सिंह तोमर को पकड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके इन्फॉर्मर गांव में रहते थे और जब भी कोई ऐसी घटना होने वाली होती वह उस तक इन्फॉर्म पहुंचा देते थे। यही कारण रहा कि पान सिंह तोमर को पकड़ना बहुत मुश्किल था। पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए बीएसएफ की 15 कंपनियां और एसटीएफ ने मोर्चा संभाला, और पान सिंह तोमर अब तक सरकार के हाथ नहीं लगा था। जिंदा पान सिंह तोमर सरकार की नाकामी का दाग बन चुका था। उसे पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके थे, लेकिन फिर भी वह सरकार के हाथ नहीं लगा था। लेकिन एक कहावत हमने बचपन से सुनी है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी सातिब क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन कानून के हाथों जरूर पकड़ाना पड़ता है। 1 अक्टूबर 1981 को कानून और पान सिंह तोमर के गैंग के बीच फिर से एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसमें लगभग 12 घंटे तक फायरिंग दोनों साइड से की गई। पान सिंह तोमर को चंबल के बीहड़ में इंस्पेक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में लगभग 500 पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा घेर लिया गया और लगभग 12 घंटों तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें पान सिंह तोमर की गिरोह के सभी लोग मारे गए और पान सिंह तोमर भी मारा गया था। और उसी के साथ साथ उसका भतीजा बलवंत मौके से फरार हो गया था, जो कि उस टाइम पर नहीं मारा गया था। उसके बाद बलवंत ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। 11 साल की सज़ा काटने के बाद बलवंत बाहर आ गया था। उसके बाद उसने अपना जीवन ग्वालियर में बिताया था। इस तरीके से अंत हुआ पान सिंह तोमर, कुख्यात डाकू पान सिंह तोमर के जीवन का। और ये कहानी हमें ये सीख देती है कि आप कभी भी अपराध की दुनिया में ना जाएं। चाहे समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान होता है। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप क्राइम करेंगे, क्राइम का आपको तो जो उसका दुष्प्रभाव है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक इंसान क्राइम करता है, उसकी वजह से उसका पूरा फैमिली परेशान रहता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना, आप अपराध की दुनिया में कभी भी ना जाएं। हर समस्या का समाधान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।